स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अयस्क का सांद्रण, ठीक है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे धातु का निष्कर्षण। जो आज का हमारा टॉपिक है धातु का निष्कर्षण। आप अपनी नोटबुक में स्केच डालो धातु का निष्कर्षण। बच्चों धातु का निष्कर्षण हम निम्न पदों में ज्ञात करते हैं। लिखो, आप अपनी नोटबुक में नोट करो। धातु का निष्कर्षण निम्न पदों द्वारा किया जाता है। धातु का निष्कर्षण निम्न पदों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 निस्तापन। निस्तापन बच्चों आपका नंबर 1 है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी तथा अन्य वाष्पशील अपद्रव्यों को अलग करने की क्रियाविधि को निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी तथा वाष्पशील अपद्रव्यों को अलग करने की क्रियाविधि को निस्तापन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी निस्तापन। तो निस्तापन के लिए जैसे हमारे पास ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट को जब हम गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर जो भी जल है यानी जो भी वाष्प है जल की, वो जल अलग हो जाएगा और हमारे पास एल्यूमिना अलग हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 भर्जन। इसके अंदर लिखो बच्चों, सांद्रित अयस्क को वायु की निश्चित मात्रा की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की निश्चित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की निश्चित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। बच्चों जो भर्जन क्रिया होती है, भर्जन क्रिया को परावर्तनी भट्टी में कराया जाता है। इस बात को आप नोट में लिखोगे, नोट, भर्जन क्रिया को परावर्तनी भट्टी में कराया जाता है। तो बच्चों हमने भर्जन क्या है कि भर्जन को वायु की एक निश्चित मात्रा होगी, निश्चित मात्रा में जिस टेम्परेचर पे वो उबलने लगेगी या गलने लगेगी उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर गर्म करने की क्रियाविधि को भर्जन कहते हैं। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 डालो आप, प्रगलन क्या होता है? जो हमने निस्तापन किया और भर्जन किया, निस्तापन और भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में, निस्तापन और भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में उचित मात्रा में गालक तथा कोक के साथ उस ताप पर गर्म करके, गलाने की क्रियाविधि को प्रगलन कहते हैं। ठीक है बच्चों। प्रगलन में आप नोट करोगे भर्जन तथा निस्तापन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में, भर्जन तथा निस्तापन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में उचित गालक तथा कोक के साथ, उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने की क्रियाविधि को प्रगलन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अयस्क तथा निस्तापन तथा भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में उचित गालक तथा कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने की क्रियाविधि को
परगलन कहते हैं। जैसे निष्ठापन तथा भर्जन क्रिया द्वारा परगलन में सिलिका के साथ निष्ठापन तथा भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में सिलिका के साथ गर्म करके मिलाएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सिलिकेट या धातुमल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप जैसे में लिखो, निष्ठापन भर्जन से प्राप्त निष्ठापन भर्जन से प्राप्त अयस्क का परगलन कोक के साथ अयस्क का परगलन कोक व सिलिका के साथ वात्या भट्टी में कराने पर धातुमल प्राप्त होते हैं। ये वाली रिएक्शन बच्चों आप नोट करोगे यहाँ तक की, Cu2O प्लस FeS Cu2S प्लस FeO। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर FeO प्लस SiO2 FeSiO3, ये दो रिएक्शन आप इसके अंदर नोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट डाल लो बच्चों आप गालक। गालक क्या होते हैं बच्चों? गालक क्या होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो अयस्क में होते हैं और वे अगलनीय अशुद्धियाँ होती है। ऐसे पदार्थ जो अयस्क के अंदर होते हैं और वे अगलनीय होते हैं तो उन्हें गर्म करके उन्हें धातु से अलग करेंगे तो वे क्या कहलाते हैं, गालक। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और अक्षारीय गालक। अम्लीय गालक और अक्षारीय गालक। बच्चों अम्लीय गालक होते हैं और अक्षारीय गालक। सबसे पहले आप स्केच डालो गालक। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें पिघलाकर धातु से अलग कर देती है। इन्हें पिघलाकर धातु से अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। नई लाइन से लिखना, गालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय गालक, नंबर 2 अक्षारीय गालक। गालक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अम्लीय गालक और नंबर 2 अक्षारीय गालक। तो बच्चों अब आप स्केच डालो अम्लीय गालक। बच्चों जो अम्लीय गालक होते हैं, अम्लीय गालक अक्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं। जो अम्लीय गालक होते हैं वे अक्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं और जो अक्षारीय गालक होते हैं वे अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं। समझे कि अम्लीय गालक अक्षारीय अशुद्धियों के साथ और अक्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों के साथ, एक दूसरे के अपोजिट। तो अम्लीय गालक के अंदर आप नोट करोगे, वे गालक पदार्थ जो अक्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं, अम्लीय गालक कहलाते हैं। जैसे ये वाले बच्चों जो नंबर 4 रिएक्शन है FeO प्लस SiO2 इक्वल टू FeSiO3। बच्चों ये जो होता है FeSiO3 ये है हमारा धातुमल। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये तो हमारी है FeO हमारी है अक्षारीय अशुद्धि और जो SiO2 है ये हमारा है अम्लीय गालक। तो अम्लीय गालक ने अक्षारीय शुद्धि के साथ क्रिया करी और अक्षारीय शुद्धि के साथ क्रिया करके इसने धातुमल बना लिया, तो ये हुआ हमारा अम्लीय गालक। अब स्केच डाल लो आप अक्षारीय गालक। इसके अंदर लिखो, वे गालक पदार्थ जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं। जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं।
अक्षारीय गालक कहलाते हैं। जैसे ये वाली रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा है अक्षारीय गालक, और इसने अम्लीय अशुद्धि के साथ क्रिया करी। अक्षारीय गालक ने अम्लीय अशुद्धि के साथ क्रिया करी, तो ये हमारा हुआ अक्षारीय गालक। ये बना हमारा धातुमल। तो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे जो सिलिका थी SiO2, ये था अम्लीय गालक, लेकिन यहाँ पे SiO2 क्या है, अम्लीय अशुद्धि। अब की बार ये है अम्लीय अशुद्धि, और ये जो बना है, ये बना है हमारा धातुमल। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पढ़े भर्जन, निस्तापन, परगलन और गालक। बच्चों आज अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर 4, यानी मैंने आपको धातुओं का निष्कर्षण 4 तरीके से बताया था, तो अब नंबर 4 पढ़ेंगे हम। नंबर 4 में आप इसके डाल लो, धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन क्या बच्चों, धातुओं का शोधन। तो बच्चों अब आप इसके अंदर लिखो, धातुओं के शोधन के अंदर आप लिखो, धातुओं के शोधन को निम्नलिखित विधियों द्वारा करते हैं। धातुओं के शोधन को निम्नलिखित विधियों द्वारा करते हैं, या धातुओं का शोधन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है, या धातुओं का शोधन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो बच्चों अब आप स्क्वायर डालो, धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। धातुओं के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, तो बच्चों इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं या एक आयताकार टैंक लेते हैं, उसके अंदर अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड लगा देते हैं। उसके अंदर अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड लगा देते हैं, और उसके अंदर जिस भी धातु का हमें शोधन करता है, उसी धातु का घुलनशील लवण का विलयन लेते हैं। जिस धातु का शोधन करना होता है, उसी धातु के लवण का घुलनशील विलयन लेते हैं, और फिर बच्चों उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो अशुद्धियाँ थी वे बर्तन की तली में बैठ जाती है, और जो शुद्ध धातु थी वह कैथोड के संपर्क में आकर कैथोड की छड़ पर एकत्रित हो जाती है। तो इसमें हमने क्या काम किया बच्चों, कि हमने एक बर्तन लिया, इसके अंदर ये छड़े हैं, आपके पास जो येलो वाली है ये तो है शुद्ध छड़े, शुद्ध कॉपर प्लेट, और जो आपके पास ब्लू है ये है अशुद्ध छड़े, इम्प्योर कॉपर प्लेट। तो बच्चों इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, और कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह इसके अंदर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कॉपर सल्फेट का विलयन इसके अंदर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो बच्चों जब इसके अंदर हम करंट फॉलो करेंगे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अशुद्धियाँ थी वे तो इसकी तली में बैठ जाएगी, अशुद्धियाँ इसकी तली में बैठ जाएगी, और जो शुद्ध धातु थी वो कैथोड पे जाकर एकत्रित हो जाएगी। शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर एकत्रित हो जाएगी। जहाँ पे अशुद्धियाँ एकत्रित हुई है उसको हम एनोड की छड़ या एनोड पंख भी कहते हैं। जहाँ पर अशुद्धियाँ एकत्रित हुई है उसको हम एनोड की छड़ या एनोड पंख भी कहते हैं। तो बच्चों अब इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट करो। लिखो, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड लगा देते हैं। तथा सेल में उसी धातु के घुलनशील लवण का विलयन विद्युत अपघट्य
के रूप में प्रयुक्त करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से धातु घुलकर शुद्ध धातु के कैथोड पर एकत्रित हो जाती है तथा अशुद्धियाँ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाती है। इसे एनोड कीचड़ भी कहते हैं। और शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र हो जाती है ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा है विद्युत अपघटनी विधि के बारे में मैंने आपको बताया। आप ये फिगर बनाओगे और फिगर बनाने के पश्चात जो मैंने बोला है आप उसको नोट करोगे। यदि बच्चों आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।